अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो भाई आज की इस क्लास के अंदर हम अक्टूबर नवंबर 22 का एक इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं एंड दैट इज अबाउट द इवेंट्स बिटवीन 1909 एंड 1990। सेक्शन बी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। 1909 1919 के दरमियान जो पाकिस्तान मूवमेंट डेवलप हो रही थी उसके बारे में ये सवाल है और किस तरीके से सवाल स्टार्ट हो रहा है। To what extent were the Morley Minto reforms the most important political development in India between 1909 and 1919? तो यहां पे भाई ने क्या लिखा हुआ है? कॉमेंट ऑन द इंपॉर्टेंस या फिर ड्रॉबैक ऑफ ईच इवेंट्स, नॉट जस्ट डिस्क्राइब दीज फैक्ट्स। जो बच्चा सबसे ज्यादा गलती कर रहा है ना वो ये कि मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स की टर्म्स लिख देता है, उसका इम्पैक्ट नहीं बताता। वो बेटा आगे फॉर एग्जाम्पल 1919 के अंदर एमसी रिफॉर्म्स है उसकी टर्म्स बता रहा है, बीच में लखनऊ पैक्ट की टर्म्स बता रहा है बेटा, लेकिन उनके इम्पैक्ट्स नहीं बता रहा, जिसकी वजह से बड़ी गलती कर रहा है बच्चा। ठीक है जी। देखो बेटा, टर्म्स चाहो तो बताओ लेकिन उनके ऊपर फोकस नहीं रहेगा, फोकस रहेगा उसकी ड्रॉबैक या उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, जो कि बेसिकली इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का। अगर बेटा किसी बच्चे ने इसकी टर्म्स को नहीं समझा हुआ तो वो जरा जाके सेक्शन बी हमारे मेरे फोल्डर के अंदर इसकी वीडियो देख सकता है। सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके आपके पास अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड भी किए हुए, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है ना? तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स बेसिकली क्या थे? बेसिकली इंडियन काउंसिल एक्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके तहत इंडिया पे गवर्न करते थे ब्रिटिश। तो जब भी उसको कोई रिफॉर्म देते थे, उसको चेंज करते थे, तो उसका कोई नाम रख देते थे। तो 1909 में जब इन्होंने चेंज किया तो बेटा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने मिलकर इसको इम्प्लीमेंट किया। और इंडियंस का रिएक्शन ये था कि ये क्या ब्यूटीफुल सी चीज बना दी है। देखा ना आपने? ये मीम देखी ना आपने बेटा? ये क्या ब्यूटीफुल सी चीज बना दी भाई। इंडियंस इससे डेफिनेटली नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की इंडियंस को खुश करने के लिए। क्या किया? तीन तरीके की काउंसिल्स थी, इंपीरियल काउंसिल, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल्स। तीनों के अंदर जो मेंबर्स थे उनकी सीट्स में इजाफा कर दिया। देखो, अगर अलग से कोई सवाल आता है 4 मार्क्स का, डिस्क्राइब द टर्म्स ऑफ मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, तब तो ये डिटेल में जाके डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करो दैट इंपीरियल काउंसिल वर इंक्रीज्ड टू 60 मेंबर्स, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स वर इंक्रीज बाय 60 मेंबर्स, प्रोविंशियल काउंसिल्स में इंक्रीमेंट छोटे प्रोविंसेस में 30 मेंबर से हुआ, बड़े प्रोविंसेस में 50 मेंबर से हुआ। तब तो जाके डिटेल के अंदर ये टर्म्स बताओ। लेकिन यहां पर इस 14 मार्क के सवाल में तुमसे ये पूछा ही नहीं गया कि ये टर्म्स क्या हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स की। तुमसे पूछ रहा है कि क्या मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट था कि नहीं था। तो तुमने इनके ऊपर फोकस करने के बजाय तुमने इसके इम्पैक्ट के ऊपर फोकस करना है। अगर तुम समझते हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट था तो इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स लिखो। अगर तुम्हारे ख्याल में ये लेस इंपॉर्टेंट था और दूसरे इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट थे तो तुम इसके फेलियर्स भी लिखो या फेलियर्स ही लिखो। तो बेटा आप जो हैं इस तरीके से सवालात को करेंगे। ठीक है जी। अब देखो पॉजिटिव पॉइंट, ब्रिटिश ने इंडियंस की सीट्स में इजाफा कर दिया, काउंसिल्स में इंडियंस की तादाद बढ़ा दी। सो इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अपियर्ड दैट मोर अथॉरिटी इज गिवन टू इंडियंस, यानी कि इंडियंस हैव बीन गिवन अ ग्रेटर से इन रनिंग देयर ओन कंट्री। तो बेटा ये जो है वो क्या है? इम्पैक्ट है। क्या है? इम्पैक्ट है। अब इसको लिंक बैक कैसे करोगे? सो इट वॉज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट। दूसरी बात, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट और ज्यादा सीटें देने का वादा पूरा किया गया। सिमिलर डेपुटेशन में वादा किया था कि भाई मुसलमानों को नेक्स्ट रिफॉर्म के अंदर ज्यादा सीटें दी जाएंगी, हायर परसेंटेज ऑफ सीट्स दी जाएंगी और सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। तो इवेंचुअली वो वादा पूरा हुआ। इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वॉज अ फुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिस मेड एट सिमिलर डेपुटेशन इन 1906। ठीक है जी। एंड इट वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स। तो ये क्या हो गया? ये इम्पैक्ट हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है? लिंक बैक।
लिंक बैक कैसे करोगे? आप कहोगे देयर फोर इट वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है जी। अगर बेटा फेलियर्स लिखना चाहो तो फेलियर्स भी बता रहा हूं। बेटा ब्रिटिश ने इंडियंस की सीट्स काउंसिल्स के अंदर बढ़ा दी, बट मसला ये था दैट द काउंसिल्स वर प्योरली एडवाइजरी, दे हैड नो रियल पावर। एंड इसका इम्पैक्ट क्या आया? दैट वाज डिसअपॉइंटमेंट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक। ब्रिटिश ने मुसलमान और हिंदू दोनों को ही डिसअपॉइंट कर दिया। सो दिस वाज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बिकॉज हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों ही इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जब काउंसिल्स में सीट्स इजाफा हुआ लेकिन काउंसिल्स के पास कोई पावर आवर नहीं था, तो इंडियंस इससे डिससेटिस्फाइड। दूसरी बात, कांग्रेस तो सेल्फ रूल डिमांड कर रही थी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ली ने तो क्लियरली मना कर दिया इससे। So it was another drawback. So it was not an important political development. दूसरी बात, ये जो बेटा फेवर्स, क्या फेवर्स मुसलमानों को दिए गए, ठीक है जी, ये भी डेमोक्रेसी के खिलाफ थे कांग्रेस की नजर में। और कांग्रेस की अड़ गई, कांग्रेस नाराज हो गई। कांग्रेस कह रही है किस बात की भाई, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट और हायर परसेंटेज ऑफ सीट्स दी जा रही है। So that is another reason why it was not a very important political development. तो बेटा ये पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, ये वर्ड्स को रिपीट करना है, ये सवाल के वर्ड्स को रिपीट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, हर पॉइंट के एंड में लिंक बैक करना है, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, मुझसे बच्चे पूछ रहे सर हमारी मर्जी है कि हम नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें। रुको जरा, सबर करो, पहले सारे पॉइंट जान लो, फिर आंसर की फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा। ठीक है जी। अब बेटा तुमने लेवल 3 को तो अचीव कर लिया, ठीक है जी। लेवल 3 जब तुमने वन साइड पे तुमने पॉइंट्स दे दिए, 7 8 या 9 नंबर तुमने हासिल कर लिए, डिपेंडिंग ऑन तुम कितने पॉइंट्स लिख रहे हो। लेकिन इससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिल सकते जब तक तुम वन साइड पे अटके रहोगे। यानी कि जब तक तुम दूसरे इवेंट्स को टच नहीं करोगे, तब तक तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे 10 11 12। तो उसके लिए मैं एक और इवेंट ले आया। कौन सा ले आया? लखनऊ पैक्ट ले आया। मैंने कहा 1916 के अंदर कांग्रेस के लीडर महाजन ने लीड किया और मुस्लिम लीग के लीडर जिन्ना ने लीड किया, एक पैक्ट जो कि लखनऊ में साइन हुआ। इसमें भाई ने बहुत अच्छे अच्छे काम करवा दिए जिन्ना साहब। जिन्ना बेसिकली वाज द वन जिसने दोनों को साथ में कोऑपरेट करने पे मजबूर किया, और यहां पे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हो गई। कांग्रेस ने पहली बार एक्सेप्ट कर लिया कि मुसलमानों के पास सेपरेट इलेक्टोरेट भी होना चाहिए, और 1/3 सीट्स वाली बात भी कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली। इवन तो मुसलमानों की आबादी कितनी थी? 1/4 यानी 25%। मुसलमानों को सीट्स कितनी मिली? 1/3 यानी कि 33%। तो बेटा कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली मुसलमानों की दोनों बातें। ये देखो, यहां पर कांग्रेस क्या कह रहे थे कि जो फेवर्स मुसलमानों को दिए जा रहे हैं ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। लेकिन अब कांग्रेस थोड़ी ठंडी हो गई, कांग्रेस थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई मुसलमानों की तरफ। कांग्रेस ने जिन चीजों को प्रीवियसली अपोज किया था मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म्स में, अब उसको एक्सेप्ट कर लिया। और सेपरेट इलेक्टोरेट की एक्सेप्टेंस इस बात का सबूत थी कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अ डिग्री ऑफ डिवीजन वाज नेसेसरी इन रनिंग देयर ओन कंट्री। तो ये क्या हो गया? ये इम्पैक्ट हो गया। क्या हो गया? इम्पैक्ट हो गया। अब तुमने एक पॉइंट बता दिया, उसका इंपैक्ट बता दिया, अब लिंक बैक करो। देयर फॉर इट वॉज अनदर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है जी। अब तुम आ जाओ एक और पॉइंट पे। तुमने कहा 1/3 सीट्स भी दे दी गई, कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया दैट मुस्लिम शुड हैव 1/3 सीट्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैड 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन। सो इसका इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट ये है, दिस दिस शोज दैट कांग्रेस रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर। और लिंक बैक क्या है? दैट देयरफॉर इट वाज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो मैं हर आंसर के अंदर यही बोलता हूं कि पॉइंट आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, इंपैक्ट एंड लिंक बैक। ठीक है जी। लिंक बैक करना है सवाल के वर्ड से रिलेट करके। सवाल क्या पूछ रहा है? कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी? तो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिटवीन 1909 एंड 1919, ये हर पॉइंट के एंड में लिखना है। या तो पॉजिटिव पॉइंट होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव में लिखोगे सो इट वाज एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, नेगेटिव में लिखोगे इट वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट।
सवाल के वर्ड्स को बार बार रिपीट करते रहना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, बेटा दोनों ने ब्रिटिश के आगे मिलके ज्वाइंट डिमांड्स रखी। ज्वाइंट डिमांड्स मतलब मिलके डिमांड्स रखी। और क्योंकि पहली बार हिंदूज और मुसलमान यूनाइटेड हुए थे, दिस वॉज कंसिडर्ड अ बीकन ऑफ होप ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पहली बार उम्मीद की किरण जागी कि दोनों भाई मिलके भी, हिंदू मुसलमान भाई भाई मिलके भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि बेटा सब ने साथ मिलके सेल्फ रूल की रैलियां निकाली, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने लीड किया। एक आयरिश ब्रिटिश पॉलिटिशियन एनी बेसेंट ने भी लीड किया। एंड इसका इतना ज्यादा प्रेशर था ब्रिटिश के ऊपर दैट दे वर फोर्स्ड टू मेक सम चेंजेस। दे एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड द एमसी रिफॉर्म्स इन 1909। ठीक है जी, एमसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पे मजबूर हो गए, ये इंपैक्ट है। सो इट वाज अनदर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो बेटा दूसरा इवेंट आ गया। ठीक है जी, दूसरा इवेंट आ गया। अब तीसरे इवेंट पे मूव करते हैं। तीसरा इवेंट क्या है बेटा, आप यहां पे बता सकते हैं एमसी रिफॉर्म्स। क्या बता सकते हैं? मॉन्टेग्यू कम्स फॉर रिफॉर्म, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एमसी रिफॉर्म्स। अब इसमें सिर्फ नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है, तो इट वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऐसे लिख पाऊंगा। लेकिन इसको पढ़ लेते हैं जरा। ब्रिटिश ने यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी जिसका नाम था डायरकी सिस्टम। क्या नाम था ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की बेटा? डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है जी, डायरकी सिस्टम क्या होता है जरा डिटेल में समझाता हूं। एक सेकंड देना बेटा। बेटा हम लोगों ने यहां पे क्या लिखा, तीसरा इवेंट एमसी रिफॉर्म्स। इसमें ब्रिटिश ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम था डायरकी सिस्टम। और ये डायरकी सिस्टम क्या है बेटा, कि ब्रिटिश ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दो तरीके से डिवाइड कर दिया। रिजर्व सब्जेक्ट्स जो ब्रिटिश ने अपने लिए रिजर्व कर लिया, और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? जो इंडियंस को ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है जी बेटा, यहां पर ब्रिटिश ने क्या किया, कहा कि जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू, पावर रिसोर्स, प्रेस एंड पब्लिकेशन जैसी चीजें हमारे अंडर रहेंगी। आपको क्या दे रहे हैं? फॉरेस्ट, दरख्त लगाओ जाके। पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल हॉस्पिटल बना लो। पब्लिक वर्क, एजुकेशन का सिलेबस वगैरह डिजाइन कर लो। ये चीजें इंडियंस को ट्रांसफर कर दी। मतलब वही सीन याद आ गया जो अक्षय कुमार करता है ना, एक मेरा एक तेरा, दो मेरा दो तेरा वाली। आपने रील देखी है बेटा? मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे एडिट करके भी लगाऊंगा, ताकि बच्चों को समझ आ सके कि कितनी फेयर डिवीजन ब्रिटिश कर रहे थे। मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीजें ब्रिटिश ने अपने लिए रखनी। जस्टिस हो गया, पुलिस हो गया, टैक्सेशन, रेवेन्यू, पावर रिसोर्सेज, प्रेस एंड पब्लिकेशन, सब कुछ खुद कंट्रोल करें। दूसरों को क्या करें? रोड बना लो, दरख्त लगा लो, हॉस्पिटल देख लो। इंडियंस इससे खुश नहीं होने वाले थे, पहला बड़ा मसला। दूसरी बात, ब्रिटिश ने कहा अब हम 5.5 मिलियन लोगों को वोटिंग राइट देंगे। लेकिन कितने में से? 250 मिलियन में से। यानी कि सिर्फ 2% लोगों को वोटिंग राइट दिया जा रहा था। तो इंडियंस कैसे खुश होने वाले थे? नहीं बेटा, 1914 से 1918 के दरमियान वर्ल्ड वॉर वन चली, और हजारों लाखों इंडियंस ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया इस उम्मीद पे कि ब्रिटिश हमें बहुत फेवर्स देंगे। वॉर जितवा भी दिया ब्रिटिश को। और 1919 के अंदर ये आप एमसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो। क्या इंडियंस इससे खुश होने वाले थे? डेफिनेटली नहीं। ब्रिटिश ने एक पॉजिटिव चेंज करने की गलती से कोशिश की, लेकिन वो भी बैकफायर कर गया। वो क्या था? ब्रिटिश ने कहा मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, और जो ब्राह्मी हिंदूज हैं उनके लिए भी सेपरेट इलेक्शंस होंगे। बेटा इसका एक अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव आउटकम क्या हुआ, दैट ऑल द माइनॉरिटीज लाइक सिख एंड अदर स्केड्यूल्ड क्लासेस आल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग देयर राइट्स। तो सारी माइनॉरिटीज अपने हुकूक मांगने शुरू हो गई। सो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, दैट इट इंक्रीज डिविजन विद इन इंडिया। इसका डिवीजन पे बुरा असर हुआ। इससे मजीद डिवीजन बढ़ गया इंडिया के अंदर। तो बेटा इसके सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट है, तो आप कहोगे दिस वाज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब लास्ट में, लास्ट पैराग्राफ आप लिखोगे रोलेट एक्ट का। 4 इवेंट्स बताने हैं ना बेटा। इतना ज्यादा वायलेंस हुआ है एमसी रिफॉर्म्स के रिजल्ट पे, इतनी ज्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई, दैट ब्रिटिश ने सर पकड़ के कुछ चेंजेस किए। जस्टिस रोलेट के सजेशन पर 1919 में ब्रिटिश ने 3 मेजर चेंजेस कर दिए।
किसी को भी वारंट के बगैर अरेस्ट कर लो, अरेस्ट विदाउट वारंट, बेल नहीं दो, जमानत भी नहीं करने दो उसकी, डिटेंशन विदाउट बेल, प्रोविंशियल गवर्नर विल ऑर्डर पीपल वेयर टू लिव। मेरे साथ बोलो बेटा, अरेस्ट विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट बेल, एंड राइट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर टू ऑर्डर वेयर टू लिव। क्या कह रहा हूं, दोबारा बोलते हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट, डिटेंशन विदाउट बेल, एंड प्रोविंशियल गवर्नर विल ऑर्डर वेयर टू लिव। तो बेटा ये इतने अनफेयर टर्म्स थे, इतने अनफेयर टर्म्स थे कि इसका इंपैक्ट क्या आया, जिना ने इंपीरियल काउंसिल से रिजाइन कर दिया, बोला ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ये तो बेसिक है यार, ये चीजें तो बेसिक है, उसके भी खिलाफ जा रहे हो। और गांधी ने कहा मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं अपनी पोजीशन, जिन्ना ने तो अपनी पोजीशन छोड़ दी, लेकिन मैं ना अपनी पोजीशन छोड़ूंगा, ना ब्रिटिश को छोड़ूंगा, हड़ताल अनाउंस करूंगा। इतनी बुरी हड़ताल, इतनी वायलेंट हड़ताल की गांधी ने कि बेटा ब्रिटिश को एक बार फिर प्रेस और पब्लिकेशन पे बैन करना पड़ा, पब्लिक मीटिंग्स पे बैन करना पड़ा। सो यू कैन सी दैट इट वाज इन अ वेरी गुड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो बेटा चार इवेंट्स कवर किए, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, दूसरा लखनऊ पैक्ट, तीसरा एमसी रिफॉर्म्स, चौथा रोलेट एक्ट। जरा सवाल की तरफ वापसी आ जाते हैं बेटा, आपके ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट कौन सी थी भाई? आपके ख्याल में क्या इंडियन काउंसिल एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी या नहीं थी? जरा जल्दी से बता देना बेटा। सवाल ये था कि टू व्हाट एक्सटेंट यू थिंक दैट मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट। देखो जिस तरीके से सवाल पूछा जाएगा ना, उस तरीके से जवाब मिलेगा। ठीक है जी। बेटा अगर आप मुझसे कहोगे अस्सलाम वालेकुम तो मैं आपको कहूंगा वालेकुम अस्सलाम, अगर आप मुझसे कहोगे हाय तो मैं आपको कहूंगा हेलो। ठीक है, ये एक बेसिक सेंस है। तो बेटा एग्जामिनर सवाल पूछता है टू व्हाट एक्सटेंट मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और बच्चा कह देता है आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। मतलब आपसे सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हो, तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? समझ नहीं बात। और कंक्लूजन पे टीचर फोकस भी नहीं करे, वो लेक्चर्स का पार्ट ही नहीं है, उनका लेक्चर यहाँ पे एंड हो जाता है, इवेंट्स पढ़ाया खत्म, इवेंट पढ़ाया खत्म। तो बेटा मार्क्स कैसे मिलेंगे? मार्क्स ऐसे मिलेंगे जब आप आखिर तक आंसर को थामे रहोगे। लेवल 5 तो तभी अचीव होगा ना बेटा। तो टू व्हाट एक्सटेंट में मैं नेगेटिव कंक्लूजन लिखना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि आई थिंक इट वॉज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। मैंने नेगेटिव कंक्लूजन लिखा, मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। क्यों भाई? अब मैं कंट्रास्ट करूंगा कि मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, एम एम रिफॉर्म लेस इंपॉर्टेंट क्यों थे। ठीक है जी। और बेटा जो अदर रिफॉर्म्स थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थे? तो कंक्लूजन के अंदर बेटा मैंने क्या किया, मैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के अगेंस्ट कोई बात लिखूंगा, मैं दूसरे रिफॉर्म्स के पॉजिटिव में कोई बात लिखूंगा। तो मैंने कहा कि भाई मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए लेस इंपॉर्टेंट थे, मैंने कहा ऑल दो इन्होंने सीट्स तो इंक्रीज की इंडियंस की, लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑपोजिशन थी। क्या थी? इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑपोजिशन थी। और बेटा इस वजह से हिंदू और मुसलमान जो हैं वो डिवाइड हो रहे। जब मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट और हायर परसेंटेज ऑफ सीट्स ऑफर की गई, तो मुसलमान मजीद कम्युनल डिवीजन में पड़े थे, विच हैड बीन अ प्रॉब्लम सिंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इवन बिफोर दैट। ये बड़ा मसला था। लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करें दूसरे इवेंट से, लाइक लखनऊ पैक्ट से, तो बेटा 1916 में लखनऊ पैक्ट जब साइन हुआ, तो ये पहली बार था कि हिंदूज और मुसलमान इतने लॉन्ग रन में पहली बार यूनाइटेड नजर आ रहे थे। तो लॉन्ग रन में इट वॉज कंसीडर्ड अ बीकन ऑफ होप ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो बेटा जो कंक्लूजन है मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, कंक्लूजन करना है लॉन्ग रन एस्पेक्ट में, कंक्लूजन करना है लंबे चौड़े टाइम में। सिर्फ ये नहीं कि आज ये हुआ तो कल ये हुआ तो तभी ये इंपॉर्टेंट नहीं। बेटा इतने सालों से मसला चल रहा है
हिंदू मुस्लिम राइवलरी का और मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स ने सिर्फ उसको बढ़ाया, सिर्फ उसको, उस मसले को बढ़ाया। याद है हिंदूज कह रहे थे कि ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, हम 25 साल तक भी इसके खिलाफ एनुअल रेजोल्यूशन पास करेंगे जो फेवर्स मुसलमानों को दिए जा रहे हैं। लेकिन लखनऊ पैक्ट में क्या हो गया, एकदम से आग पे पानी पड़ गई। हिंदुओं ने कहा यार मुसलमान तो अपने भाई हैं यार, हम इनके साथ मिलके काम करेंगे। इतने सालों में, इतने लॉन्ग रन एस्पेक्ट में मुसलमानों के साथ हिंदूज नहीं यूनाइट हुए, लेकिन यहां पर आके यूनाइट हो गए, और फिर खिलाफत मूवमेंट तक ये यूनिटी चलती है। तो बोलो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तभी मेरे ख्याल से लखनऊ पैक्ट जैसे इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट थे बिटवीन 1909 एंड 1919। दैट्स हाउ यू गोइंग टू कंक्लूड योर आंसर। ठीक है भाई, समझ आ गई बात?